जय हिंद जय हिंद दोस्तों। दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है जनवार्ता में। और आज का विषय की अगर हम चर्चा करें तो आज का विषय है किसान बिल। क्योंकि पिछली वीडियो में हमें एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था जिनका नाम है नीरज कुमार सिंह। उन्होंने हमसे पूछा था किसान बिल के बारे में अपनी राय दीजिए और किसान बिल एक्चुअली है क्या उसके बारे में भी बताइए। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करने आए हैं और साथ में है मिस्टर अभय श्रीवास्तव। आज हम इसी बिल के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली किसान बिल है क्या और उससे जुड़ी बातें क्या हैं, वो बिल में क्या क्या है और पक्ष और विपक्ष उसमें क्या अपनी टिप्पणी कर रही है और खासतौर से विपक्ष उसमें इतना इन्वॉल्व क्यों है। और रही बात किसानों की तो किसान उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। जहां तक हमें पता है कुछ किसान उसके समर्थन में भी हैं, पर कुछ जगहों की अगर बात की जाए खासकर पंजाब और हरियाणा साइड के तो उधर के किसान इसके भरपूर विरोध में हैं। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इसके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किसान बिल के बारे में। अभय जी बताइए हमें किसान बिल देखिए, किसान बिल जो है हमें जहाँ तक हमें ये लग रहा है कि एक तो सरकारी जो है महकमे या जो पक्ष में है सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो इसके पक्ष में आ रही हैं और विपक्ष ही सिर्फ ज्यादातर इसका वो है विरोध कर रहा है। एक कह सकते हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से वो अपनी जमीन तलाश कर रही है, जो उसकी जमीन स्थिति काफी बिगड़ चुकी है इस समय और कहीं से उनको भी एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि वो सत्ता में वापस पा सके। और जहां तक आप देखिए हमने कई न्यूज चैनलों में देखा कि विपक्ष में जैसे कि आपका कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं और इसी तरह की पार्टियां जो कि काफी अपनी जमीन कहीं भी खो चुकी हैं वो अपना जमीन तलाशने के लिए किसान बिल को मुद्दा बनाई है। क्या ये वाकई किसान बिल जो है किसान विरोधी है या उसके पक्ष में है? जैसा सरकार का कहना है कि ये किसानों के लिए बहुत ही बेहतर बिल लाया है जिससे किसान को सिर्फ लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं होगा। जबकि कि आपका विपक्ष या कह सकते हैं कि जो किसान के रूप में विपक्ष बैठे हुए हैं और मैक्सिमम देखा कि हमने न्यूज में भी देखा है कि वो किसान के जो लीडर बन के जा रहे हैं वहाँ सरकार से वार्ता करने के लिए वो किसी न किसी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं और ऐसे में वो बिल को ही निरस्त करने की बात कर रहे हैं। बिल में जैसे सरकार का कहना है कि अगर आपकी कोई कमी है या इस बिल में कुछ कमी नजर आ रही है तो उसको आप बताइए, हम उसे सुधारते हैं। लेकिन विपक्ष कहना है कि नहीं, हमें बिल चाहिए ही नहीं, जो आपने ये 3 बिल रखा है वो बिल हमें चाहिए ही नहीं। तो ऐसे में तो एक तरफ वाली बात हो गई कि आप या मतलब आपका मोटिव नहीं है कि किसान के फायदा नुकसान क्या है क्या नहीं है। आप सिर्फ एक ही मुद्दा आपके पास रह जाता है कि आप बिल को खारिज करिए, बिल को खारिज करके, ताकि इससे संभव है कि किसान अगर कुछ किसान जो इसके समर्थन में भी आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ लाभ की बातें इसमें होंगी, बिल्कुल कुछ फायदे की बातें होंगी जो किसान हम समझते हैं कि 50% किसान जो है इसके समर्थन में है और 50% ही है जो भी इसके विरोध में है। और वही खास करके कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी पार्टी जो है या कांग्रेस पार्टियां हैं। तो क्या वाकई ये वजह है? पर हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, जैसे बचपन से क्या बात की जाए, अगर जब से अपने जानकार में आए हैं तब से सुनते आ रहे हैं कि किसानों को हमने पक्का मकान दिया। क्या किसान, एक नॉर्मल किसान जिसके पास 1 बीघा से भी कम खेत है, आय का जरिया सिर्फ वही है, क्या वो 1 बीघे की खेती में अपना पक्का मकान बना सकता है? अगर उसके घर में अगर कोई बच्चा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनका पक्का मकान बनने का जो वजह रही है, जहां तक हमें लगता है, अगर वो किसी जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, तभी उस किसान का पक्का घर बन पाएगा। हाँ, ऐसे में सरकार की एक कार्यप्रणाली में भी सवाल उठाया जा सकता है कि सरकार जो कहती है कि हमने किसानों को मकान दिया और जो भी सरकार आती है वो यही कहती है, लेकिन वो अच्छा वो गिनाती किसे है जो अपना मकान बना चुके हैं। लेकिन उसके पीछे अगर जाके हम अगर सही तरीके से खोजबीन करें तो उसमें हम ये पाते हैं कि उनके घर कोई व्यक्ति जो है वो कृषि से हट करके दूसरा व्यवसाय कर रहा है या कहीं और बाहर जा करके अपने आय का जरिया बढ़ा रहा है, उसके माध्यम से वो मकान बनवाना या इसे सरकार उसे अपने पक्ष में ले लेती है कि हाँ हमने इस किसान पे मकान बनवाना।
चलिए, एक्चुअली ये तो प्रशासन की बातें हो गई। चलिए, ये तो था प्रशासन से प्रशासन से होने वाली हमें कमियां और खामियां हैं, इस पर अलग सब्जेक्ट है, इसकी बात नहीं करेंगे। हमें आज के विषय में इस पे हाँ। चर्चा नहीं करनी चाहिए। भाई पक्ष विपक्ष अपना खुद देख ले क्या करना है क्या नहीं। किसान बिल जो अभी रूलिंग पार्टी ने निकाला है, हमारी बीजेपी सरकार ने, उसके सत्ता ने, उसके बारे में हम चर्चा करना है। वो 3 बिल कौन कौन से हैं? पहला तो है आवश्यक वस्तुओं का विधेयक, दूसरा है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक, और तीसरा कृषि सेवा से संबंधित बिल है। इन तीनों में क्या क्या चीज है, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। किसान अक्सर अपने फसल को जो उत्पाद होता था वो मंडियों में जाकर बेचते थे। तो इस पे हम अगर बात करें तो उनके लिए एक मूल्य निर्धारित किया जाता था। किसान, जिसे हम MSP कहते हैं, उस पे होता है कि अगर किसान अपना फसल जो है पूरी तरह से नहीं बेच पा रहा है तो वो गवर्नमेंट जो है उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उससे खरीद लिया करती थी। अच्छा, उसके लिए उसे अपने राज्य के एक संस्था होती थी, APMC मंडी जिसे कहते हैं, वो वहां पे जाकर के अपना बेच सकती थी और उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाते थे, जिससे कि उसका जो है लागत जो भी है उसका नुकसान न हो और आगे की फसल के लिए उसके पास मूल्य उपस्थित हो। और इसमें जहां तक इस बिल के तहत जो कही जा रही है बातें, उसमें ये आ रही है कि अभी तक किसान सिर्फ अपने ही राज्यों के जहां वो पंजीकृत होता था वहीं पे वो अपना फसल बेच सकता था, लेकिन अब उसे इस बात की आजादी दी जा रही है कि उसे अगर अपने राज्य के APMC मंडी में सही मूल्य नहीं मिल रहा है या उसे लग रहा है कि नहीं दूसरे राज्य जो है उससे बेहतर मूल्य दे रहे हैं, तो वो उसके लिए आजाद है कि वो कहीं दूसरे राज्यों में जाकर के अपने फसल को बेच सके या वहां से किसी व्यापारी के साथ वो करके बेच सके। उसके लिए कोई वो पाबंदी जो थी वो सारी हटा दी गई है। इससे विपक्ष का क्या कहना है कि इससे जो पूंजीपति वर्ग हैं वो इसका लाभ उठाएंगे। बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर एक उससे देखा जाए कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो पूंजीपति है वो उसका लाभ उठा सकते हैं। कैसे? एक किसान है, उसके पास अपनी जमीन है, अपना घर है, उसके अलावा उसके पास स्टॉक करने के नाम पे कुछ भी कोई जगह नहीं होती। अगर स्टॉक करता भी है तो कहीं ना कहीं से उसका अच्छा टपका होता है या कुछ और होता है, उतनी भरपूर मात्रा में वो स्टोरेज नहीं रहती। और अगर एक पूंजीपति है, उसके पास अपनी जमीन है, उसके पास अपना वेयर हाउस है, वो अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से उस चीजों को स्टोर कर सकता है। उसके लिए किसान को मजबूर होना पड़ेगा कि उस पूंजीपति से उसके मूल्य की उसके द्वारा निर्धारित मूल्यों की शर्तों पे ही जो है वो वहां पे रख सकता है और सब इसकी व्यवस्था कर सकता है। तो यहाँ पे तो वाकई जो है इस बिल में ये कमी नजर आ रही है। और आगे की क्या बात है? चलिए, ये तो था आज की चर्चा का प्रारंभ। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और नए क्या मैं बोलूं, हम खुद ही नए हैं, इस वजह से आपका साथ हमें चाहिए और हम इसी टाइप की चर्चा इस चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। और होप आपको भी वीडियो में काफी रुचि पैदा करने लायक हम लोग की बहस होगी। और कोशिश यही रहेगा कि अगर हमें कुछ गलतियां होती हैं, जिससे गलतियां होती हैं, तो हम हाथ जोड़ के उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और साथ में आपका सुझाव और कुछ नेतृत्व मिलता रहे तो हम लोग के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताएं और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें। चलिए फिर इस वाद विवाद को, इस चर्चा को हम वाद विवाद क्या कहेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। वाद विवाद तो चलते हैं फिर इस चर्चा चल रहा है। और चलिए फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारे 3 बिल क्या है। सबसे पहला बिल जो है वो है आवश्यक वस्तु विधेयक, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा बिल है कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक और तीसरा जो बिल है कृषि सेवा बिल। तो सबसे पहले जानते हैं आवश्यक वस्तु विधेयक क्या है। अभय जी से पूछते हैं कि उसके बारे में इनके पास क्या जानकारी है और वो हमें क्या बता सकते हैं। देखिए रमेश जी, में जानकारी तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो एक सरसरी बातें ये हैं कि अभी तक सरकार जो है करीब जब से भारत की आज़ादी हुई है उस समय काला बाजारी का बहुत मार्केट था।
तो सरकार ने इसको बंद करने के लिए 1956 में एक विधेयक लाया था, जिसमें कि भंडारण की व्यवस्था को उन्होंने रद्द कर दिया था। एक निश्चित अवधि लिमिट बना दी थी कि इससे ज्यादा भंडारण नहीं कर सकते हैं। तो अब इस सरकार ने फिर से उस चीज को वापस लाने का प्रयास किया है। और जैसे कि पहले था कि भंडारण कर लेते थे और जब भी कोई आपदा या कुछ ऐसे पड़ते थे तो वो दुगने दामों में बेचा करते थे। अब क्या है कि सरकार ने इस बिल के तहत भंडारण की सुविधा तो दे दी है। उसका कहना है कि लेकिन जब युद्ध, प्राकृतिक आपदा और बाकी जैसे कुछ अनावश्यक वस्तुएं हैं, जिस समय की लगता है कि ये कीमत उछाल हो सकती है या इनसे वृद्धि की हो सकती है, उस समय सरकार इन सब पे अपना नियंत्रण ले लेगा। और जो जिसे रखना है उस विपणन में या उस सेवा में, जैसे कि दलहन में है, आलू प्याज है, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो जरूरत है, उनकी अगर कीमत बढ़ रही है तो सरकार उन्हें अपने अंडर में लेकर के अपने अधिदेश के तहत जो है उसके मूल्यों को नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगी। लेकिन वो सिर्फ आपातकाल में, युद्ध, प्राकृतिक आपदा या कोई बीमारी हो गई इस अवस्था में, जैसे कि अभी आपने देखा है कोरोना के दौरान जो है सरकार ने खुले भंडारण से किया था और बहुत सस्ते मूल्यों में लोगों को अन्न उपलब्ध कराया था। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार इस पर अपना नियंत्रण रखेगी। ऐसे भंडारण की अब कोई लिमिट नहीं रहेगी। तो ये तो था आवश्यक वस्तु विधेयक सरल भाषा में, जहां तक हमें मालूम चला है या हमने जहां तक उसके बारे में जाना है, तो इसमें व्यक्ति विशेष क्या टिप्पणी करता है और उसमें क्या है, अब उसमें हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। हमें जो समझ में आया हमने अपनी बात यहाँ पे रख दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सेकंड जो बिल पास हुआ है वो है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक। अब भैया बताइए। देखिए, दूसरा बिल जो है कृषि, वाणिज्य और उत्पादन का, एक तरह से ये कहा जाता है, ये थोड़े से बड़े पैमाने के व्यापारी की बात आ जाती है, जिसमें जो छोटे किसान होते हैं तो वो तो अपने छोटे बाजारों में अपने अनाजों को बेच सकते हैं, अपनी फसल का सौदा कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़े बड़े व्यापारी हैं, जिनके पास छोटे बाजार के लिए कम पड़ते हैं, तो वो अपने बचे हुए को जो है अपने एक संस्था है एपीएमसी, उसमें जाकर वो रजिस्टर्ड होते हैं और रजिस्टर्ड के माध्यम से वो अपने राज्य की सरकार को एक न्यूनतम मूल्य जो एक निर्धारित होती है सरकार की तरफ से, उस मूल्य पे अपने वो बेच सकें, जिससे कि उनका भी नुकसान नहीं होता है और किस सरकार के पास भी माल हो जाता है। और ये जो एपीएमसी है ये हर राज्य का अपना नियंत्रण होता है, हर अपना एक एक्ट भी होता है जिसमें वो न्यूनतम दर तय करती है। ये केंद्र सरकार के बड़े, ये राज्य सरकार के होती हैं, अपने राज्य सरकार यहाँ पे मूल्य अपने निर्धारित करती हैं, ना कि इसमें केंद्र का हस्ताक्षर होता है। तो ऐसे में अगर किसान के पास उसे उचित अपने फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है अगर अपने राज्य के एपीएमसी में, तो वो उसके लिए आजाद होता है कि वो दूसरे राज्य पे जाकर के एपीएमसी में वहां पे अपने अनाज को, अगर उसे वहां पे अधिक मूल्य मिल रहा है तो वहां बेच सकता है, प्लस साथ में वो किसी अन्य व्यापारी को भी अगर बेचना चाहे तो उसमें बेच सकता है। इसमें बस एक फायदा ये है कि जो बीच की बिचौलिया हुआ करते थे, जो सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों और फसल के बीच में, वो किसान से कुछ हल्के दामों पे खरीद करके वो उसी समर्थन मूल्य से सरकार को बेचा करते थे, बीच में अपना फायदा उठाते थे। इस विधेयक के माध्यम से उन पर शिकंजा कसा है और खास करके ऐसे वर्ग ही इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो अगर सरल भाषा में बात की जाए तो पहले किसान एपीएमसी मंडियों में जाकर के अपना अनाज बेचता था, और अब के जो संशोधित बिल है, आप एपीएमसी मंडियों में तो बेच ही सकते हैं, साथ ही आपके लिए दूसरे राज्य का दरवाजा भी खुला है, आप वहां पे भी जाकर के अपनी फसल को बेच सकते हैं। अगर आपके राज्य में आपको लगता है कि न्यूनतम मूल्य दर जो है वो कम मिल रहा है, तो आप दूसरे राज्य में भी जाकर के अपनी फसल को कहीं भी और पूरे भारत में कहीं भी बेच सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी बेच सकते हैं। और उसके लिए एपीएमसी का जो न्यूनतम मूल्य दर है, मतलब जो एपीएमसी मंडियों का जो न्यूनतम मूल्य है वो भी आपको नहीं देना होगा, उसी मूल्य पे आपका बस स्थिर हो जाएगा। तो ये तो था बिल नंबर 2। आइए अब बात करते हैं कृषि सेवा बिल नंबर 3।
और तीसरे बिल में है, तीसरा बिल है कृषि सेवा बिल। कृषि सेवा बिल। कृषि सेवा बिल का बारे में अगर बात करें तो इसमें जैसा कि एक होता है कि किसान अपनी जुताई के वक्त ही किसी व्यापारी से जो है अपना वो समझौता कर लेता है और उसका 2/3 मूल्य जो है अपने निर्धारित अनुमानतः कि हमारी फसल की लागत कीमत ये आएगी, तो उसका 2/3 वो व्यापारी से ले लेता है, अपनी फसल की जुताई करता है, बुआई करता है, सब कुछ करने के बाद सिंचाई करने के बाद जो फसल तैयार होता है तो फसल देने के 30 दिन के बाद तक उसे पूरा मूल्य का भुगतान लेना पड़ता है। तो ऐसे में किसान आजाद है इस बात के लिए, या कह सकते हैं कि उसे इस बात की आजादी दी गई है कि अगर उससे अच्छे मूल्य पर अगर कोई और व्यापारी उसके साथ विपणन करना चाह रहा है, व्यापार करना चाह रहा है, तो वो पहले वाले मसौदे को रद्द करके नए मसौदे में वो फिर से विचार कर सकता है। साथ ही अपने लाभ के मुताबिक जो है वो अपना व्यापार कर सकता है। अगर सरल भाषा में बात की जाए तो इस बिल का मेन उद्देश्य यही है कि जो एपीएमसी मंडियों में जो न्यूनतम दर के लिए है कि आपको प्रति फसल इतने रुपए का मूल्य मिलेगा और आपको आपके आसपास में कोई ऐसा व्यापारी मिल जाए जो कि उस मूल्य से कुछ बढ़ करके दे रहा है आपके हित में, तो आप उससे भी डायरेक्ट अपना व्यापार कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एपीएमसी मंडी, आपके पास अनाज है तो आप एपीएमसी मंडी में ही जाएं, आप सीधा उस व्यापारी से भी सौदा कर सकते हैं। तो ये तो था पूरा तीनों बिल अब हमारी जानकारी के अनुसार। और अब चर्चा करते हैं कि क्या विरोध का कारण क्या है, और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय पूरे देश के क्या पश्चिम खासकर के उत्तर भारत की तरफ आपके हरियाणा और पंजाब जो है पूरी तरह से बॉर्डर सील कर दिया गया है और केंद्र सरकार के विरुद्ध में आंदोलन तक छेड़ दिया गया है। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है? नंबर 1 जो बिल पास हुआ था उसमें पहले भंडारण का व्यवस्था थी काफी टाइम पहले, उसके बाद भंडारण बंद कर दिया गया। क्यों? वो कालाबाजारी शुरू हो गया था, उसमें भंडारण की वजह से कालाबाजारी स्टार्ट हो गई थी। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है प्राकृतिक आपदा तो उसमें सरकार का नियंत्रण नहीं था और जो व्यापारी था मन मांगे दामों पे बेच रहा था सामान। अब क्या है कि पहले बिल में जो पास हुआ है उसमें आप भंडारण को सीधा खुला छूट दे दिए हैं। पहले था एक निश्चित अमाउंट का भंडारण कर सकते हैं, अब उस पे कोई निश्चित भंडारण का व्यवस्था नहीं है। किसान एक चीज ये भी सोचिए कि गवर्नमेंट ने ये भी तो लगा दिया है ना कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, युद्ध, अकाल या किसी उस समय वो सारे नियंत्रण अपने हाथ में उस समय ले सकती है। हाँ, और बाई चांस उसी समय तो ज्यादातर मूल्यों में वृद्धि होती है। मूल्य की वृद्धि एक समय और भी होती है। जिस समय आपके पास मान लीजिए अभी आलू की फसल की बात की जाए तो आलू इस समय सब नए आलू आ रहे हैं, पुराने वाले भी अभी भी अगर आप जाके इसमें देखेंगे भंडारण उसमें तो पुराने आलू का स्टॉक आपको मिल जाएगा। अभी भी आप मंडी में मेन जो यहाँ पे मंडी है वहां पे जाकर के आप डिमांड करें कि हमें पुराना आलू चाहिए, आपको नेक्स्ट डे पूरा बोरी, जय बोरी बोलिए तय बोरी आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सीधा कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है। कोल्ड स्टोरेज भी आज की डेट में भरे हुए हैं। नया स्टॉक जितना है वो लोकल मार्केट में आ जा रहा है, पर कोल्ड स्टोरेज अभी भी भरे हुए हैं। कल को इसी में कोई दिक्कत आती है और आलू की खपत बढ़ जाए या आलू सस्ता हो जाए, आप देखिए भंडारण हो जाएगा उस समय। जब आलू की कीमत बढ़ने लगेगी तो भंडारण कोल्ड स्टोरेज से स्टॉक आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी बात होती है, कोल्ड स्टोरेज की भी तो अपनी एक क्षमता होती होगी। उसके अलावा ये भी तो है कि फसल नुकसान भी तो होने लगते हैं, ऐसे में तो उनकी मजबूरी हो जाएगी। कितने साल? कुछ ज्यादा 1 साल कर सकते हैं। तो 1 साल में तो आप तो भंडारण की वजह से ही इतना हो जाएंगे कि नेक्स्ट अगले 2 साल तक आप संभाल सकते हैं उस चीज को। अगर भंडारण है तो उसमें भी एक न्यूनतम होना चाहिए कि आप इतने तक ही उसको भंडार कर सकते हैं। नहीं, ये तो तब फिर इसका वो ही खत्म हो गया जब सरकार ने अपनी आजादी दे दी है कि आप भंडारण कर सकते हैं। लेकिन भंडारण के साथ साथ ये भी दिया है कि अगर आपने भंडारण किया है और अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो आपके भंडारण को केंद्र सरकार जो है अपने हाथ में ले सकती है। तो फिर तो सीधे सीधे सरकार के हाथ में आ गया। ले सकती है, पर ऐसी आपदाएं ना ही आए तो अच्छा है ना। युद्ध की स्थिति जब तक नहीं आती है तब तक तो वो व्यापारी अपने मनमानी करते रहेंगे। वो कहने मतलब यही था, जब तक
नहीं आ रही है, तब तक तो अपना व्यापारी जो है अपने हिसाब से मूल्यों का निर्धारित करता रहेगा और ऊंचे दामों पे आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले पहले सामान रोक देगा, जब दाम बढ़ेंगे तो वो निकालेगा। कुछ टाइम पहले की बात याद होगी, टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहे थे, 300 किलो तक गया। तो कैसे और क्यों? ये भंडारण की वजह से, भंडारण की वजह से था ये मेन चीज। लेकिन तभी तो उसकी इसके पहले तो भंडारण की में प्रतिबंध नहीं था। प्रतिबंध नहीं था तभी तो भंडारण हुआ था। हाँ, यानी ये पर ऐसी आपदा आई कि टमाटर मार्केट से कम हुआ, कोल्ड स्टोरेज भंडारण की जो वो हुआ 1956 के बाद से जो है भंडारण पे तो प्रतिबंध लग गया था। उसके बाद भी ये रेट का फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसका मतलब इसका भंडारण से कोई असर नहीं पड़ रहा है। मतलब ये कानून बनाने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ रहा, भंडारण वैसे यथावत चले आ रहा है। तो इससे अच्छा है कि फिर उन्हें आजादी दे ही दी जाए। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये था पहला पॉइंट जहां तक हमें समझ में आता है, आपने भी पूरी चर्चा सुन ली। अब रही बात कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक वाली, उसमें क्या है एपीएमसी मंडियों में, एपीएमसी मंडियों में क्या होता था, एक निश्चित अधिकारी है, हर राज्य का अपना एक्ट है, तो उसके लिए एक अधिकारी लेवल दिया गया है। अगर कोई वस्तु या कोई ये फसल या कोई फसल 100 रुपए निर्धारित किया गया है, एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, 100 रुपए किसी चीज का अगर दिया गया है, मान लीजिए गेहूं है 100 रुपए किलो, एग्जाम्पल है केवल 100 रुपए किलो, तो वहां का अधिकारी क्या करता था, उनके नीचे के जो काम बिचौलिया और किसान, वो किसान को बाहर ही पकड़ते थे कि हम तुमसे सारी फसल खरीद रहे हैं 80 रुपए की। वो सरकारी पेचों से बचने के लिए उन्हें बाहर ही जो है एक निर्धारित मूल्य तय कर लेते थे। वहां तक आप किसान को पहुंचने नहीं देते थे, वो आप ही खेत से आके सामान खरीद के लेके जाएंगे। उसमें आपका क्या फायदा था किसानों का, वो क्यों बेच देते थे? ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है, दिन भर की सरकारी सरकारी दफ्तरों में जो है भाग दौड़ होते थे। अब वो फसल लेकर आया, छोटे छोटे कामों के लिए फॉर्म, ये फॉर्म नहीं कंप्लीट है, वो फॉर्म कंप्लीट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट लाइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए, इसमें वो अपना फसल लेकर के खड़ा बाजार में खड़ा रह जाता था और इसी प्रक्रिया में काफी समय बीत जाता था। ऐसे में बिचौलियों से मिल करके वो अपना सामान बेच करके चला जाता था। बिचौलिया जो है, अब बिचौलिया 80 रुपए या 60 रुपए के हिसाब से खरीद लिया और एपीएमसी मंडी में अपने नाम से उसे बेच दिया 100 रुपए के हिसाब से। किसान को फायदा किसका हुआ? बिचौलिया का। घाटा किसका? किसानों का। तो ऐसे में बिचौलियों का इस बार जो है वो इस बार से कब्जा कसेगा। हाँ, ये बिल अगर बात की जाए इस बिल की, तो इसमें काफी कुछ बिचौलियों को जो है साफ किया जा रहा है। शायद जहाँ तक हमारा अनुमान है कि इस समय जो आंदोलन में ज्यादातर लोग बैठे हैं वो बिचौलिए ही बैठे हैं। बिल्कुल। आइए अब चर्चा करते हैं तीसरे बिल के बारे में, कृषि सेवा बिल। उसके बारे में जानते हैं क्या लाभ है उसमें, किसानों का क्या लाभ है और व्यापारियों को क्या लाभ है या क्या हानि है किसानों की, उस पर। तीसरा बिल जो है एक तरह से व्यापारी और किसान के बीच का व्यापारिक संबंध का है, जिसमें कि किसान जो है व्यापारी से पहले ही एक मसौदा फिट कर लेता है कि उसके फसल की कीमत, लागत, मतलब समर्थन मूल्य क्या होगी, और वो व्यापारी से जो है 2/3 हिस्सा पैसा लेकर के अपने व्यापार कृषि को करता है, और फसल होने पर जब वो व्यापारी को सौंपता है तो 30 दिन के अंदर ही जो है उसे फसल के बाकी मूल्य को मिलने चाहिए। बस इतना सा है, छोटा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इसके पीछे लाभ देखा जाए तो किसान को एक नई जो नीति दी गई है उसमें ये है कि व्यापारी से अगर उसका एक मूल्य निर्धारित के अलावा भी अगर कहीं उसे अच्छे मूल्य पे दाम पे अपनी फसल का जो कीमत मिल रहा हो, तो व्यापारी इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो उसी व्यापारी को बेचे। वो चाहे तो व्यापारी बदल भी सकता है। इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर कृषि सेवा बिल जो है, जिसके अंतर्गत की आपने कहा कि किसी पूंजीपति से, मतलब किसी व्यवसाय से, व्यापारी से उसने पैसा लिया, तो वो जो कीमत तय करेगा किसान, वो किस बिना पे तय करेगा? भाई उसके पास नहीं, जैसे पिछले साल की जो फसल पिछले साल की जो उसकी उस हिसाब से लगाएगा करेगा। और इसमें जो है हमको जो समझ में आ रहा है कि मान लीजिए पिछले बार की फसल उसकी उतनी अच्छी नहीं हुई है और इस बार उसकी फसल ज्यादा अच्छी हो जाती है, तो क्या अभी भी वो नहीं? इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज ये है कि जिस किसान के साथ व्यापारी से जो समझौता हो जाता है, अगर फसल में कुछ नुकसान हो गया
तो उसकी भरपाई किसान जो है व्यापारी उसमें नहीं करेगा, कि व्यापारी को उसे किसान का उतना ही मूल्य देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज जो पेच फंसती है वो ये कि यदि निर्धारित मूल्य से या ज्यादा अनाज हो जाने पे व्यापारी किसान के साथ हो सकता है कि ब्लैकमेलिंग कर सके कि भाई बचे हुए अनाज को वो उससे ही बेचे, उसे कम कीमत में बेचे या अधिक कीमत में बेचे, ये व्यापारी के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, व्यापारी किस टाइप का है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें सुविधा मिलने की वजह से कि व्यापारी जो है किसान व्यापारी कभी भी बदल सकता है, तो उसमें ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए जहाँ तक हमें। चलिए, अब इसका भी आने वाला है, निवारण होने वाला है। हाँ, अभी बहुत ज्यादा इस पर बहस करना कोई औचित्य नहीं समझ में आता, क्योंकि अभी तो ये बिल जो है उसकी तरह से फंसा हुआ है और किसान अपने आंदोलन में लगे हुए हैं, और जल्द ही हो सकता है इसका निवारण निकल जाए। सरकार बिल को रद्द करती है या किसान इस बिल को मंजूर करते हैं या इसमें कुछ सुधार की जाती है, ये सब पे और अभी चर्चाएं की जा सकती हैं। चलिए, आने वाले समय में चर्चा करेंगे। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और आपका साथ रहा तो हम और आगे तक भी जाएंगे। बस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और एंड करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें आपको मालूम है कि हमारा ये चैनल नया है और इस पे इसी टाइप की चर्चाएं होती रहती हैं। और एक और छोटा सा आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी चीज के ऊपर चर्चा करें तो वो भी हमें उस सब्जेक्ट को भी आप हमें लिख के दीजिए कमेंट में कि आप इस पे चाहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमारे जो कमेंट आया था वो था, एक नीरज कुमार सिंह है हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे ये किसान बिल के ऊपर इस मुद्दे पे बहस करने की बात कही थी, तो हम उसी चर्चा पे बने हुए हैं। और नीरज जी को धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने हमें ये सुझाव दिया, और कभी मौका मिला तो नीरज जी को हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे, अवश्य बुलाएंगे। चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। जय हिंद।